हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अहमदाबाद के रहने वाले वरुण की है और चलिए इस कहानी को हम वरुण के नज़रिए से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वरुण है और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे बचपन की एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावनी कहानी है। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था और उन दिनों मैं स्कूल में जाया करता था। मैं जिस स्कूल में जाता था मुझे उसमें जाते हुए लगभग 4 से 5 साल का समय हो चुका था और मैं शुरू से ही उसी स्कूल में पढ़ रहा था। इतने लंबे समय से उस स्कूल में पढ़ने की वजह से मेरे काफ़ी अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे और टीचर्स से भी मेरी अच्छी खासी बनती थी क्योंकि मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। इसी वजह से मैं टीचर्स को भी अच्छा लगता था और क्यूट होने के साथ साथ ही पढ़ाई में भी अच्छा खासा था। इसी वजह से सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यही खासियत मुझे एक दिन एक ऐसी मुसीबत में डाल देगी जिस मुसीबत में पड़ने के बाद मेरे प्राण बेखुर हो जाएंगे और मुझे अपनी आंखों के सामने साक्षात अपनी मौत नज़र आएगी। क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो किसी मौत के दर्शन करने से कम नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ था जो मैं आप लोगों को इस बात को इतना बड़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ। तो इस कहानी को जब तक आप पूरा अंत तक सुनेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि जो घटना मेरे साथ हुई थी वो सच में मौत का सामना करने से कम नहीं थी। दरअसल हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म होते ही जैसे ही स्कूल खुलता है तो हम लोग फिर से स्कूल जाने लगे थे। अब उन दिनों मैं 8वीं क्लास में आ गया था और मैं लगातार 8 सालों से उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी खासी होती थी। इसी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे कोई दूसरा स्कूल चेंज नहीं करवाया और मैं भी उस स्कूल में जाने से काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उस स्कूल में काफ़ी लंबे समय से मेरे कई पुराने दोस्त थे जिनके साथ मेरी अच्छी खासी बनती थी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया करते थे। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस बार हमारी यह मस्ती पूरी तरीके से गायब होने वाली है और हम लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो जो कुछ भी हुआ था वो इतना भयंकर और डरावना था कि उसके होने के बाद मैं कई दिनों तक तो स्कूल में भी नहीं गया था क्योंकि मेरे साथ उस वक्त हुआ ही कुछ ऐसा था जिसके होने के बाद स्कूल का नाम सुनते ही डर लगने लगता था और मैं तो खास तौर पर थर थर काँपने लगता था क्योंकि उस डरावनी घटना में जो कुछ भी हुआ था वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही हुआ था। दरअसल जैसे ही स्कूल खुलती है तो अभी हम लोगों को स्कूल में जाते हुए सिर्फ 2-4 दिन ही हुए थे कि तभी हमारी स्कूल में एक नए बच्चे का एडमिशन होता है और वो हमारी क्लास में ही था, यानी कि वो भी 8वीं क्लास में ही था। अब हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वो दूसरे दिन से ही हम लोगों के साथ हमारी क्लास में बैठने लगा था। लेकिन वो हमें शुरू से ही थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि वो दिखने में हम सभी बाकी के बच्चों की तरह नहीं था बल्कि वो कुछ अजीब सा था। दिखने में उसकी स्किन भी काफ़ी अलग थी। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी इंसान का बच्चा है ही नहीं, यानी कि उसका हुलिया तो इंसान के बच्चे की तरह ही था लेकिन उसकी त्वचा, उसके बाल, उसके दांत और बाकी की और भी बहुत सी चीज़ें इंसानों की तरह नहीं थी बल्कि वो दिखने में किसी जानवर की तरह दिखता था और इसी वजह से कोई भी क्लास का बच्चा उसके पास में नहीं बैठता था। जब काफ़ी दिनों तक उसका क्लास में कोई भी दोस्त नहीं बना तो वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। इसी वजह से जिस दिन वो स्कूल में नहीं आता था तो टीचर भी हम लोगों को क्लास में बोला करते थे कि तुम उसके पास बैठा करो और उससे बातें किया करो। रूप तो भगवान का दिया हुआ होता है, वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चा दिल का बुरा नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को उसके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती करनी चाहिए। जब टीचर ने हम लोगों से ये बात कही तो मुझे उस बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दया आने लगी थी और मैं शुरू से ही थोड़ा दयालु टाइप का इंसान हूँ
बचपन से ही मुझ में ये खासियत है कि किसी को थोड़ा बहुत भी दुख में देखते ही मुझे उसके ऊपर दया आ जाती है, और उस वक्त भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। अब जैसे ही दूसरे दिन वो लड़का फिर से स्कूल में आया तो उसके स्कूल में आते ही मैं उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ और उस कहता हूँ कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो मेरे ऐसा कहते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी वो मुस्कान भी बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि उसका चेहरा ही इस तरह का था जिसकी वजह से जब वो हंस भी रहा था तो उसके मुंह से उसके अंदर के दांत दिखाई दे रहे थे, और वो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। लेकिन फिर भी मैं उसके पास बैठा रहा। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मेरे साथ भी उस वक्त कुछ ऐसा ही होता है। भला मैं एक अकेला बच्चा उसके साथ दोस्ती करके उसके दिमाग को इतना ज़्यादा ठीक नहीं कर सकता था जितना था कि बाकी के लोग मिलकर कर सकते थे, पर दूसरे बच्चों ने तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो क्लास में घुसता था तो उस अलग अलग नाम लेकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता था। तभी एक दिन अचानक से उसने स्कूल में आना बंद कर दिया था और वो लगभग 10 से 15 दिन तक स्कूल नहीं आया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद क्लास के बच्चे उसका इतना ज़्यादा मजाक बनाते थे, इसी वजह से उसने स्कूल में आना बंद कर दिया है। स्कूल के टीचर्स ने भी हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि शायद उनको भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग इस शहर में नए नए आए थे, इसी वजह से वो कहाँ पर रहते थे और उनका घर कहाँ है, इसके बारे में किसी को कोई भी ज़्यादा खास जानकारी नहीं थी। एक दिन मैं मेरे घर से स्कूल आ रहा था, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसी वजह से मैं पैदल ही स्कूल आया करता था, और लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पैदल चलने के बाद मैं स्कूल पहुंच जाता था। इसी तरह एक दिन जब मैं अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहा था तो मुझे एक घुमाव पर दूर से ही वो लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। जिस जगह पर वो खड़ा हुआ था वो जगह काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी, और उस घुमाव पर ना ही तो कोई दुकान थी और ना ही कुछ और था। उस घुमाव में चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे और वहाँ पर ज़्यादा कुछ चहल पहल भी नहीं थी। उस जगह पर मुझे वो खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब मैं उसको अचानक से इस तरह से वहाँ पर खड़ा हुआ देखता हूँ तो पहले तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये यहीं पर है तो फिर इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा और आज अचानक से यहाँ पर क्यों खड़ा है। अब यही सोचकर मैं उसके पास जाता हूँ, और जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ तो उससे पूछता हूँ कि अरे तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा हो? मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे तो लगा कि तुम इस शहर को ही छोड़कर चले गए हो। अब जैसे ही मैंने उससे यह बात कही तो वो अचानक से अपने मुंह से एक ऐसी बात बोलता है जिसको सुनकर एक पल के लिए तो मैं थोड़ा डर गया था। वो मुझसे कहता है कि मैं तो इस शहर को नहीं बल्कि इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया हूँ, लेकिन अब जिन लोगों ने मेरा मजाक बनाया था मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह बात कही तो एक पल के लिए तो मैं उसे अजीब सी नज़रों से घूरते हुए देखता हूँ, पर जब मैं उसे इस तरह से घूरते हुए देखता हूँ तो फिर वो अचानक से वहाँ पर हंसने लगता है और मुझसे कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आ रहा था। कुछ ही दिनों में मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं वापस स्कूल आने लगूंगा। जब उसने मुझसे वो बात कही तो मैं उससे कहता हूँ कि वो तो ठीक है, पर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो मुझसे एक अजीब सी आवाज़ में कहता है कि मैं तो तुम ही लोगों का इंतज़ार कर रहा था, मैं देख रहा था कि इस रास्ते से कौन कौन स्कूल जाता है। उसने जब मुझसे वो बात कही तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हें इस चीज़ को देखकर क्या करना है कि इस रास्ते से कौन आता है और कौन जाता है। जब मैंने उससे यह बात कही तो वो मुझसे कहता है कि इसका तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर खड़ा रहकर तुम लोगों को आते जाते क्यों देखता हूँ, और जब तुम्हें इस चीज़ का पता चलेगा तो तुम्हें इस चीज़ का भी एहसास हो जाएगा कि मेरी मजाक बनाने वालों का क्या हाल होता है। उस वक्त मुझे स्कूल जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी, इसी वजह से मैं उसकी इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये तो पहले से ही दिमाग से थोड़ा सटका हुआ है, इसीलिए मुझे इसकी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और स्कूल की तरफ चलना चाहिए, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। इसके बाद मैं वहाँ से अपने स्कूल की तरफ चला जाता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ से अपने स्कूल की तरफ जा रहा था तो काफ़ी दूर जाने के बाद
जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब भी वो लड़का वहीं पर खड़ा खड़ा लगातार मेरी तरफ देखे जा रहा था। और जब वो इस तरह से मेरी तरफ देख रहा था तो उसको देखकर मुझे एक पल के लिए तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और मैं सोचता हूँ कि कहीं ये पूरी तरीके से दिमाग से पागल तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ के साथ साथ ही मुझे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दया भी आती है। मैं सोचता हूँ कि बेचारे की माँ बीमार है, इसी वजह से इसकी इतने दिनों की पढ़ाई छूट गई है। अगर इसकी माँ बीमार है तो फिर ये घर का काम भी अकेला ही करता होगा। अब यह चीज़ सोचते सोचते मैं स्कूल में चला जाता हूँ। अब 2-4 दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है और उन 2-4 दिनों तक भी वो लड़का स्कूल में नहीं आया था। लेकिन एक दिन जब मैं सुबह सुबह अपने घर पर उठता हूँ और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता हूँ तो बाहर का मौसम देखकर मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि तुम जल्दी से तैयार होकर स्कूल चले जाओ, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और बारिश कभी भी आ सकती है। इसी वजह से तुम्हें टाइम से पहले ही स्कूल में चले जाना चाहिए। अगर एक बार बारिश शुरू हो गई तो फिर तुम्हारा स्कूल जाना नहीं हो पाएगा। मम्मी की यह बात सुनने के बाद मैं थोड़ा जल्दी तैयार होता हूँ और उस दिन जल्दी ही स्कूल चला जाता हूँ। लेकिन स्कूल पहुँचते पहुँचते भी बारिश की कुछ 2-4 बूंदें मेरे ऊपर गिर ही गई थी। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल के अंदर घुसता हूँ तो तभी से बारिश पूरी तरीके से शुरू हो गई थी और उस दिन पूरे दिन बारिश हो रही थी। अब तय समय पर तो स्कूल की छुट्टी होनी ही थी और होता भी कुछ ऐसा ही है। स्कूल का समय पूरा होते ही स्कूल वाले स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। अब जिन बच्चों की बस लगी हुई थी वो तो अपनी अपनी बसों में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन मैं तो शुरू से पैदल ही आता था और पैदल ही जाता था। इसी वजह से मैं वहीं पर खड़ा होकर थोड़ा बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगता हूँ। जब मैं वहाँ पर स्कूल में खड़ा हुआ था तो अचानक से वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और मुझसे कहते हैं कि अरे क्या हुआ रंजीत, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। अब प्रिंसिपल को अचानक से मेरे सामने देखकर मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन तभी मैं उनसे कहता हूँ कि सर बारिश आ रही है और मुझे पैदल ही घर जाना है, तो मैं यहीं पर रुककर थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब मैंने उनसे यह बात कही तो वो मेरी तरफ हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर मुझसे कहते हैं कि ठीक है, जब बारिश रुक जाए तब चले जाना, मैं शाम तक स्कूल में ही हूँ। उसके कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है और मैं स्कूल से अब अपने घर की तरफ निकल चुका था। उस वक्त बारिश पूरी तरीके से तो नहीं रुकी थी, बारिश की कुछ कुछ बूंदें अभी भी गिर रही थीं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं आराम से अपने घर जा सकता था। इसी वजह से उस मौसम को देखकर अब मैं स्कूल से निकल गया था। स्कूल से निकलने के बाद अब मैं पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। इस बार चलते हुए मैं अपने कदमों को थोड़ा तेज़ तेज़ आगे की तरफ बढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे बारिश के फिर से आने का डर था। लेकिन मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि आज डरने की वजह तो कुछ और ही होनी थी, क्योंकि बारिश से भी ज़्यादा डरावनी चीज़ आगे की तरफ मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरअसल जैसे ही मैं उस घुमाव पर पहुंचता हूं तो उसी जगह पर मुझे वो लड़का फिर से खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब मैं उसको फिर से वहां पर खड़ा हुआ देखता हूं तो उसे मैं कहता हूं कि अरे तुम आज भी यहीं पर खड़े हो, और वो भी इस बारिश में, तुम तो पूरे के पूरे भीग चुके हो। जब उससे मैंने यह बात कही तो वो मुझसे कहता है कि आज मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, इसी वजह से मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने आया था। आज घर पर थोड़ा काम भी ज़्यादा है, अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर देते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। जैसे ही उसने अपने मुंह से मुझे ये बात कही और मुझसे मदद मांगी तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर मैं किसी को भी इस तरह की परेशानी में देख लेता हूँ तो मुझे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दया आ जाती है। तो मैं उस लड़के से कहता हूँ कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब मैंने उससे ऐसा कहा तो वो मुझे अपने घर चलने को कहता है और मुझसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ पर थोड़ी सी मेरी मदद करो। जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं सोचता हूँ कि शायद इसकी माँ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब होगी और उनको बिस्तर से उठाने बैठाने में भी ये अकेला असमर्थ होगा। इसी वजह से ये मुझसे मदद मांग रहा है और ऐसे वक्त में तो हर किसी की मदद करनी चाहिए। अब यही सोचकर मैं उसे उसके घर चलने के लिए हाँ कह देता हूँ, पर मैं उससे कहता हूँ कि मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा, क्योंकि मेरे घर पर भी मेरी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो वो मुझसे कहता है कि तुम ज़्यादा देर मत रुकना, सिर्फ 1 घंटे ही रुक जाना। उस 1 घंटे में मैं मेरे घर का सारा काम ख़त्म कर लूँगा। तब तक तुम मेरी माँ के पास बैठ जाना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बीमार है
कि उनके पास किसी एक इंसान का होना ज़रूरी है। जब उसने मुझसे ये बात कही तो मुझे उसके ऊपर और भी ज़्यादा दया आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि इतना छोटा बच्चा इतनी सी उम्र में इन सभी चीज़ों को कैसे संभाल रहा है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं तो अकेला इन सब चीज़ों को नहीं संभाल पाता। लेकिन चलो, किसी की मदद करना अच्छी ही बात है। अब यही चीज़ सोचकर मैं उसके साथ उसके घर पर चल पड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलता हूँ, तो यह सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अब तक भी मुझे उसके इतने ज़्यादा खुश होने का पता नहीं चल पाया था कि वो मेरे साथ अपने घर पर जाते हुए इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है। पहली चीज़ तो मुझे उसका यह खुश होना बहुत ज़्यादा अजीब लगी, और दूसरी चीज़ ये लगी कि सड़क पर चलते चलते ही वो अचानक से एक खाई की तरफ एक पगडंडी में नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वो इस तरह से अचानक से खाई की तरफ उतरने लगता है तो मैं उससे कहता हूँ कि अरे तुम उधर कहाँ जा रहे हो? तो वो मुझसे कहता है कि मेरा घर इसी तरफ है और मेरे घर पर जाने का यही एक रास्ता है। जब उसने मुझे यह बात कही तो मैं सोचता हूँ कि कैसे अजीब लोग हैं, इस खाई में यहाँ पर कौन सा घर होगा। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ उसके पीछे पीछे उस खाई में नीचे उतरने लगता हूँ। और थोड़ी ही दूर नीचे उतरने के बाद मुझे दूर से ही एक टूटी फूटी सी झोपड़ी नज़र आती है। उस झोपड़ी को दूर से देखते ही मैं सोचता हूँ कि कहीं इसका घर ये झोपड़ी ही तो नहीं है। अगर यही इसका घर है तो फिर आज मैं बहुत गलत जगह पर फंस गया हूँ, जो कि एक तो ऊपर से यह बारिश हो रही है और इस टूटी फूटी झोपड़ी में मैं कैसे रह पाऊँगा। लेकिन कुछ देर बाद जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। वो लड़का उस झोपड़ी के अंदर जाता है और मुझसे कहता है कि यही मेरा घर है, आ जाओ, तुम इसके अंदर आ जाओ। अब जैसे ही मैं उस झोपड़ी के अंदर गया तो आप यकीन नहीं मानोगे कि उस झोपड़ी के अंदर जाते ही मुझे एक बहुत तेज़ बदबू सी आती है। लेकिन उस वक्त वहाँ पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और मुझे अपनी आँखों के सामने कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो लड़का उस झोपड़ी के एक कोने में जाता है जहाँ पर एक टूटी सी खटिया पड़ी हुई थी और उस खटिया के ऊपर एक बुढ़िया पड़ी हुई थी। उस बूढ़ी औरत के पास जाने के बाद वो लड़का उसके पास बैठता है और उससे कहता है कि देख माँ, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। अपनी उस बूढ़ी माँ से ये कहने के बाद वो लड़का उस बूढ़ी औरत को अपने हाथ से सहारा देकर उस खटिया पर बैठाता है और मेरी तरफ देखकर कहता है कि देख माँ, आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। जब वो अपनी माँ से मेरी तरफ देखकर ये कह रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। मैं कोई चीज़ या सामान थोड़ी हूँ जो ये अपनी माँ से कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। लेकिन मेरी तरफ देखते ही वो बूढ़ी औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने उस लड़के से कहने लगती है कि आखिर तू मेरे लिए ले ही आया, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब वो माँ बेटे आपस में क्या बात कर रहे थे मुझे तो कुछ भी ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी वो बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उनकी उन बातों को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा था। तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत मुझसे कहती हैं कि आ, मेरे पास आ, मेरे पास आकर बैठ, अब तो तुझे यहीं रहना है, हम लोगों के साथ ही। जैसे ही उस औरत ने मुझसे ये बात कही कि अब तो तुझे यहीं रहना है, हम लोगों के साथ ही, तो मैं अचानक से उस बूढ़ी औरत से बोल पड़ता हूँ कि मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मुझे तो अपने घर पर जाना है, मेरी मम्मी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब जैसे ही मैंने उस बूढ़ी औरत से यह बात बोली तो अचानक से उस बूढ़ी औरत के तेवर बदल जाते हैं। अभी तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मेरे ये कहने से पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा हल्की हल्की और दबी दबी आवाज़ में बोल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस बूढ़ी औरत से यह बात बोली कि मुझे तो जाना है, तो अचानक से वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगती हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में बोलने लगती हैं कि अभी आया नहीं और जाने की बात करने लगा है। मेरी तरफ अजीब सा मुँह बनाकर वो बूढ़ी औरत मुझसे यह बात बोलती हैं और मुझसे ये कहने के बाद अपने बेटे से कहती हैं कि तभी तो मैं तुझे कहती हूँ कि दुनिया में कोई भी तेरा दोस्त बनने के लायक नहीं है। इन्हीं लोगों ने आज हम लोगों को इस हालत में ला दिया है। लेकिन तू चिंता मत कर, इन लोगों ने चाहे हम लोगों के साथ जो कुछ भी किया हो, पर इनको भी हम इस चीज़ का एहसास करवा देंगे कि हम भी क्या चीज़ हैं। अभी मैं उस बूढ़ी औरत की उन बातों को ठीक तरीके से समझ पाता
उससे पहले ही वो लड़का वहाँ से खड़ा होता है और मुझसे कहता है कि तुम यही मेरी माँ के पास बैठो, मुझे कुछ सामान लेकर आना है, मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ। मैं इसीलिए तुमको मेरे साथ लेकर आया था क्योंकि मैं मेरी माँ को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। अब जब तक मैं सामान लेकर वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं पर बैठे रहना। जैसे ही उस लड़के ने मुझे यह बात कही तो पहले तो मैं उसे कह देता हूँ कि ठीक है, तुम जल्दी आना। पर जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यह लड़का अभी कह रहा था कि मैं मेरी माँ को अकेला घर पर छोड़कर नहीं जा सकता, पर जब ये मुझे उस सड़क पर उस घुमाव में मिला था तब भी तो इसकी माँ अकेली ही घर पर रही होगी। तो फिर अब ये मुझे ऐसा क्यों बोल कर गया कि मैं मेरी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता? अगर उस वक्त ये वहाँ पर मुझे अकेला मिला था तो फिर उस वक्त पर उसकी माँ के साथ यहाँ पर कौन था? अब यही चीज़ मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी। अभी उस लड़के को वहाँ से गए हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उस वक्त मैं वहाँ पर बैठा बैठा ये सोच रहा था कि अगर इन लोगों की हालत इस तरह की है और ये लोग इतने गरीब हैं कि इस खाई में, इस झोपड़ी में रह रहे हैं, तो फिर इनके पास इस लड़के को पढ़ाने के लिए, उस स्कूल की इतनी ज़्यादा फीस देने के लिए पैसे कहाँ से आए? क्योंकि मैं जानता था कि उस वक्त हमारे स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की फ़ीस उस ज़माने में लगभग 3000 थी, क्योंकि वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा महंगा था। अब मेरे पापा तो उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे और वहाँ पर उनकी अच्छी खासी सैलरी थी। लेकिन इन लोगों की यह हालत देखकर मैं तो इस सोच में पड़ गया था कि अगर इस लड़के ने वहाँ पर एडमिशन लिया था तो फिर इसके पास फ़ीस के पैसे देने के लिए कहाँ से आए? अभी मैं वहाँ पर बैठा बैठा ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत उस खटिया से खड़ी हो जाती है। उसको इस तरह से अचानक से खड़ा होता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो इतनी ज़्यादा बीमार दिखाई दे रही थी कि उसको सहारा देकर उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब अचानक से वो खुद से ही खड़ी हो गई थी। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। अब वहाँ पर खड़ा होने के बाद वो अचानक से मेरे पास आकर बैठती हैं और मेरा एक हाथ पकड़ लेती हैं। मेरा एक हाथ पकड़ने के बाद वो अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। उस वक्त उस हल्के से अंधेरे में मुझे उसकी वो हंसी बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अभी मैं उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत मुझसे कहती हैं कि आज मेरे बेटे ने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया है और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस अब थोड़ी ही देर की बात और है, फिर मैं मेरे इस तोहफे को पूरी तरीके से फाड़ कर रख दूँगी। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने मुझसे वो बात कही तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। अब मैं अपने हाथ को उस बूढ़ी औरत से छुड़ाने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत को इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं वहाँ से भागने का प्रयास कर रहा हूँ तो वो अचानक से अपना रूप बदलने लगती है और अपना रूप बदल कर वो मुझे डराना चाहती थी। वो मुझे इतना ज़्यादा डराना चाहती थी कि डर के मारे मैं वहाँ से कहीं भी भाग ही ना पाऊँ। दरअसल जैसे ही मैं वहाँ से भागने का प्रयास करता हूँ तो अचानक से वो बूढ़ी औरत अब बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगी थी और थोड़ी ही देर में उसका रूप पूरी तरीके से बदल गया था। अब वो किसी चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी। उसका वो चेहरा अब पूरी तरीके से जला हुआ दिखाई दे रहा था और उस जले हुए चेहरे के चीथड़े जब वो चुड़ैल हंस रही थी तो ज़मीन पर नीचे गिरते जा रहे थे। इसके साथ ही उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी आंखों से पानी की जगह लाल लाल खून सा निकल रहा था। हंसते वक्त मुझे उसके मुंह के अंदर उसके दांत दिखाई दे रहे थे जो कि किसी लोमड़ी की तरह लग रहे थे, क्योंकि उसके साइड के 2 दांत बहुत ही ज़्यादा लंबे और नुकीले दिखाई दे रहे थे और उन दांतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये इन्हीं दांतों से मुझे यहीं पर फाड़ देगी। इतनी छोटी उम्र में उस नज़ारे को देखकर आप सोच सकते हो कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी और उस स्थिति का मैंने किस तरीके से सामना किया होगा। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे उस चुड़ैल के पास बैठे रहने से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन जब वो हंस रही थी तो हंसते वक्त उसके मुंह के अंदर से एक अजीब सी बदबू निकल कर आ रही थी जो कि उस वक्त उस पूरी झोपड़ी में फैल चुकी थी और अब मेरा वहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं उसका वो रूप देखकर वहाँ पर रोने लग गया था और मुझे रोता हुआ देखकर वो चुड़ैल और भी ज़्यादा हंसने लगी थी। जब वो हंस रही थी तो मैंने देखा कि अभी इसका ध्यान हंसने में है। तभी मैं अचानक से
उसे एक बहुत तेज धक्का देता हूँ और मेरे धक्का देते ही वो एक साइड में जाकर गिर जाती है। उसके साइड में गिरते ही मैं अचानक से वहाँ से उठता हूँ और बाहर की तरफ भागने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ भागने लगता हूँ तो अचानक से ही उस झोपड़ी के दरवाजे पर बाहर की तरफ से वो लड़का आ जाता है। और जैसे ही वो लड़का आता है तो मुझे दिखाई देता है कि उसने अपने हाथ में एक बड़ी सी दांत तली ले रखी है और उस वक्त उस दांत तली पर कुछ लाल लाल खून की तरह लगा हुआ था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे से पहले भी इस दांत तली से इन लोगों ने किसी और को काटा होगा। अब जैसे ही मुझे मेरे सामने वो लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है तो अचानक से मेरे कदम रुक जाते हैं। अब वो लड़का भी मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगता है और अपनी गर्दन को अजीब तरीके से घुमाते हुए मुझसे कहता है कि क्या हुआ दोस्त, तुमने तो मेरा वादा तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहाँ से मत जाना, लेकिन तुम तो मेरे आने से पहले ही यहाँ से भाग रहे हो। अब उस लड़के का हुलिया भी धीरे धीरे बदलने लगा था और वो अब अपने कदमों को अंदर झोपड़ी की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही वो अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ाने लगता है तो मैं भी डर के मारे अपने कदमों को पीछे की तरफ करने लगता हूँ। अभी मैं अपने कदमों को पीछे की तरफ कर ही रहा था कि तभी अचानक से वो साइड में गिरी हुई चुड़ैल उठकर आती है और मेरा एक पैर पकड़कर जोर से खींचती है, जिसकी वजह से मैं धड़ाम से वहीं पर गिर जाता। अब मेरे नीचे गिरते ही वो बूढ़ी चुड़ैल मेरे दोनों हाथों को पकड़ लेती हैं और मेरे गाल पर एक जोर का चाटा मारती हैं और मुझसे कहती हैं कि तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। एक बूढ़ी औरत को इस तरह से धक्का देते हुए उसकी यह बात सुनकर मैं उस वक्त उससे तो कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उस डर की वजह से मेरी पूरी तरीके से घीकी बैठ गई थी, जिसकी वजह से मेरे हलक से छूं की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पर उस वक्त मैं मन ही मन में सोचता हूँ कि काहे की बूढ़ी औरत, तू तो एक चुड़ैल है और तेरा यह बेटा भी तेरे से कम नहीं है। तुम लोगों ने धोखे से मुझे यहाँ पर बुलाकर अपने जाल में फंसा लिया है। अभी मैं वहाँ पर पड़ा पड़ा अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी वो बूढ़ी चुड़ैल उस लड़के से कहती है कि देख क्या रहा है, ये दांत तली मुझे दे इस तरफ, अभी इसकी मुंडी उड़ाती हूँ। जब मुंडी ही नहीं रहेगी तो फिर ये इतना ज़्यादा फड़फड़ाहट भी नहीं करेगा। अब जैसे ही उस चुड़ैल ने अपने उस लड़के से यह बात कही तो वो लड़का मेरी तरफ आता है। अब उस लड़के का रूप भी पूरी तरीके से बदल चुका था और वो भी किसी पिशाच की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें अब एक ही जगह पर किसी गेंद की तरह गोल गोल घूम रही थीं और उसके सिर के बाल पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके थे। साथ ही उसकी चेहरे की खाल पूरी तरीके से निकल गई थी और दूर से उसका वो मांस झलक रहा था। उस बूढ़ी चुड़ैल के कहने के बाद वो लड़का मेरे सामने की तरफ आता है और दांतली उस चुड़ैल के हाथ में देता है। जैसे ही वो चुड़ैल उस दांतली को अपने हाथ में लेती है तो उस वक्त मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरे जीवन का अंतिम पल है और अब कुछ ही पलों में मैं एक ही झटके में यहाँ पर मरने वाला हूँ। इस चीज़ को सोचते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं आप लोगों को शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। डर का स्तर तो इतना ज़्यादा था कि मेरे पूरे शरीर से अब पानी की तरह पसीना निकल रहा था। बस अब तो सिर्फ सूंसू निकलना ही बाकी था और वो भी शायद थोड़ी बहुत देर में निकलने ही वाला था। अब मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं और मन ही मन अपनी मम्मी को याद करने लगा था और मन ही मन कह रहा था कि मम्मी मुझे यहाँ से बचा लो। इसके साथ साथ ही मैं भगवान जी से भी प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान जी, मुझे किसी भी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकालो। घर पर मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर वो तो जीते जी मर जाएगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे गले पर एक ज़ोर का झटका लगता है और जैसे ही वो झटका लगता है तो मेरे गले से एक चिंगारी सी निकलती है जो कि मेरे शरीर के कई हिस्सों पर लगती है। और उसके लगने का एहसास मुझे इसलिए होता है क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जैसे ही कोई आग की चिंगारी अपने शरीर पर लगती है तो हमें जलन होती है, लेकिन उस चिंगारी के लगते ही मुझे अपने कानों के अगल बगल में कुछ भी सुनाई नहीं देता है और माहौल शायद थोड़ा शांत हो गया था। अब जैसे ही मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो मैं देखता हूँ कि उस वक्त मैं उस खाई में एक खाली जगह पर पड़ा हुआ हूँ। उस वक्त वहाँ पर ना ही तो कोई झोपड़ी थी और ना ही वो चुड़ैल और वो पिशाच प्रेत की तरह दिख रहा छोटा बच्चा था, बल्कि मैं खुले आसमान के नीचे अकेला ही पड़ा हुआ था।
और मेरे ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। जैसे ही मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी मेरा ध्यान मेरे गले में पहने हुए माता के लोकीत की तरफ जाता है। जब मैं गौर से उस लॉकेट को देखता हूँ तो मुझे उस लोकीत पर एक निशान दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो लोकीत थोड़ा सा अपनी जगह से मुड़ गया था। शायद वो निशान उस चुड़ैल के द्वारा उस दांतली से वार करने का था और वो दांतली जाकर माता की उस लोकीत से टकराई थी। इसी वजह से वो चिंगारी उत्पन्न हुई थी। अब कुछ ही पलों में मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूँ कि मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। उस वक्त मैं पूरी तरीके से कीचड़ में भीगा हुआ था, क्योंकि मैं नीचे उस खाई में ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था और ऊपर से सड़क का बारिश का पानी मेरे नीचे से बहकर जा रहा था। अब मैं वहाँ से उठता हूँ और बदहवास होकर ऊपर सड़क की तरफ चढ़ने लगता हूँ। ऊपर चढ़ते वक्त मेरे कई बार पैर फिसलते हैं, लेकिन मैं किसी तरह फिसलते फिसलते भी ऊपर पहुँच ही जाता हूँ। ऊपर पहुँचते ही जैसे ही मेरी नज़र फिर से उस खाई में उस जगह की तरफ जाती है तो मुझे उसी जगह पर वो चुड़ैल और वो बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस चीज़ को देखते ही मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और वहाँ से अपने घर की ओर दौड़ लगा देता हूँ। घर की तरफ दौड़ते हुए भी मैं बार बार पीछे की तरफ पलट कर देख रहा था कि कहीं वो चुड़ैल और वो पिशाच की तरह दिखने वाला प्रेत बच्चा मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। अब घर पर पहुँचने के बाद जब मेरी मम्मी ने मेरी यह हालत देखी तो वो मुझसे कहती है कि अरे क्या हुआ रंजीत, तुम इस तरीके से कीचड़ में क्यों भीगे हुए हो और तुम दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? कहीं तुम किसी जगह पर फिसल कर कीचड़ में तो नहीं गिर गए? लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी सांस को काबू में करके मैं अपनी मम्मी को सारी बात बताता हूँ और मेरे मुंह से सारी बात सुनने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो तुरंत ही मेरी नानी को फ़ोन करती हैं और फ़ोन पर उन्हें सारी बात बताती हैं। फ़ोन पर सारी बात सुनने के बाद मेरी नानी मेरी मम्मी से कहती हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके इसको लेकर यहाँ आ जाओ। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे कपड़े बदलती हैं और मुझे बिना नहलाए ही मेरे घर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेकर मेरे नानी के घर चली जाती हैं। मेरा नानी का घर हम लोगों से लगभग आधे घंटे की दूरी पर ही था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी नानी के घर के पास में ही ज़मीन लेकर हमारा घर बना रखा था। मेरे पापा मुंबई में ठेकेदार का काम किया करते थे, इसी वजह से उस वक्त वो घर पर नहीं थे। नानी के घर जाने के बाद नानी मुझे एक मंदिर में लेकर जाती हैं और वहाँ जो बाबा थे उनको सारी बात बताती हैं। जब बाबा ने वो बात सुनी तो वो मेरा हाथ देखते हैं और मेरी आँखों को पूरी तरीके से फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मुझको ठीक तरीके से देखने के बाद वो मेरी नानी से कहते हैं कि ये तो माता रानी का इसके ऊपर हाथ था, वरना आज ये बच्चा यहाँ पर जिंदा नहीं बैठा होता, क्योंकि उस चुड़ैल ने तो इसे पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया था। अगर आज ये लोकीत इसके गले में नहीं होता तो वो चुड़ैल कब का इसे मार दी थी। इसके बाद मेरी नानी उन बाबा से पूछती हैं कि आखिर वो चुड़ैल कौन थी और मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी थी। मेरी नानी के ऐसा पूछने पर वो बाबा उस चुड़ैल की जो सच्चाई हम लोगों को बताते हैं उसको सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और उस वक्त मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरह ऐसी चीज़ के झांसे में आ गया था। दरअसल वो बाबा हमें बताते हैं कि आज से कई साल पहले वो बूढ़ी चुड़ैल और वो बच्चा जिंदा हुआ करते थे, लेकिन उस बच्चे का बचपन से ही रूप बाकी के बच्चों से थोड़ा अलग था और वो दिखने में बूढ़ा बूढ़ा सा दिखाई देता था, जिसकी वजह से स्कूल में सभी बच्चे उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। इसी वजह से परेशान होकर वो बच्चा एक दिन अपने आप को ख़त्म कर लेता है, यानी कि वो मर जाता है। अपने बच्चे को इस तरह से मरता हुआ देखकर उसकी माँ से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाती है और वो भी अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। लेकिन मरने के बाद उन दोनों माँ बेटों की आत्मा आज भी इस दुनिया में भटक रही है और जीते जी जो चीज़ वो लोग नहीं कर पाए उस चीज़ को अब वो मरने के बाद कर रही हैं, यानी कि वो अलग अलग स्कूलों में ज़िंदा इंसान बनकर जाते हैं और वहाँ पर वो बूढ़ी औरत अपने बच्चों का एडमिशन करवाती है और उसके बाद उसकी क्लास में जो भी बच्चे उसका मजाक बनाते हैं फिर वो उनको इसी तरीके से मारकर उनसे अपने बेटे का बदला लेती है। अब क्योंकि वो कोई जिंदा इंसान तो है नहीं, इसी वजह से उन बच्चों को किसने मारा इसका आज तक भी किसी को पता नहीं चल पाया। पर तुम्हारे ऊपर तो माता रानी का हाथ था, इसी वजह से तुम बच गए।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।